Hmm. Correct. सर कमोडिटी मनी का प्रॉब्लम ये आता था कि उसमें स्टोरेज का बड़ा प्रॉब्लम जाता था, इसके लिए हमने कमोडिटीज कितना स्टोर करेंगे ना, कितना गेहूं रखो अपने पास, कितना चावल रखो, कितना सोयाबीन रखो, अरे इतनी जगह भी तो होनी चाहिए। इसकी प्रॉब्लम आई, इसके लिए हमने मनी पर शिफ्ट हो गए। अब कौन सा मनी था वो? मेटालिक मनी। हाँ भाई। पहले का मनी गोल्ड था, पहले का मनी ही गोल्ड से बनता था। आज के जो कॉइन्स है वो एल्यूमिनियम स्टील के बन रहे हैं, पहले के कॉइन्स ही गोल्ड के बनते थे, पहले के कॉइन्स ही सिल्वर के बनते थे। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सर गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड लिमिटेड है ना, तो कॉइन्स भी तो लिमिटेड बनेंगे। स्टील लिमिटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए हम स्टील के कॉइन्स बना लेते हैं कि पता है एज इन नियर फ्यूचर अभी कोई बंद नहीं होने वाला है स्टील। ओके। मेटालिक कॉइन्स, ओके। फोर्थ इज मेटालिक कॉइन्स। ऐसा ही होता था, जो किंगडम का राजा रहता था उसका एक उसके ऊपर मोहर रहता था। हम देखते ना मौर्य पीरियड, चित्रगुप्त पीरियड, ये सारे पीरियड के अपने अलग अलग कॉइन्स थे, उसके अलग अपने अपने अलग अलग एम्बलम्स थे। आज के कॉइन्स पर अलग अलग एम्बलम होता है क्या? महाराष्ट्र का अलग एम्बलम होगा, गुजरात का अलग से एम्बलम होगा, कर्नाटक का अलग से एम्बलम होगा ना सर, वहां पे इंडियन एम्बलम होता है। अब वो चार शेर जो दिखते तीन ही है, इंडियन एम्बलम क्या होता है? इंडियन एम्बलम पे पिकॉक बना हुआ है, शेर है ना, टाइगर। कितने हैं? हाँ इसलिए मैंने पूछा ना, मैंने बोला टाइगर, तुमने बोला टाइगर, ओके। मैं हाथी बोलता, तुम हाथी बोल देते। दिखते तीन है, होते चार है, चार डायरेक्शन में। तो अब ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है, इसके लिए हमारा अलग अलग एम्बलम नहीं, हमारा एक कॉन्सेंट्रेटेड एक सिंगल एम्बलम है। बट पहले के टाइम पर ये प्रॉब्लम थी कि हर एरा का अपना एक अलग एम्बलम होता था। ठीक है। कॉइन्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर, अब देखना दो टाइप के कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स दो टाइप के होते हैं। सिल्वर कॉइन्स देखे क्या तुमने? आज भी होते हैं। जनरली कोई किसी के घर पे ओपनिंग होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो हम चांदी का सिक्का देते हैं, वर्ड सुना होगा ना। जनरली शादियों में होता है, शादियों में स्वागत करते हैं तो हम चांदी का सिक्का देके स्वागत करते हैं किसी का। तो चांदी के सिक्के पे सपोज चांदी का सिक्का है और उसके ऊपर लिखा है 1, मतलब कि 1 रुपए का कॉइन है वो। क्या बात कर, एक लिखा है ना, तो फिर मेरे जेब में जो कॉइन है उसके ऊपर तो 5 लिखा है, लेकिन उसकी वैल्यू तो 5 ही है। तुमने क्या बोला? मेरे पास में एक कॉइन है पीला कलर का, उसके ऊपर 5 लिखा है, उसकी वैल्यू कितनी? मतलब मैं वो देके 2000 के नोट ले सकता हूं क्या? घोर चोटे हो सालो तुम लोग। अच्छा ठीक है, मेरे पास में एक सिल्वर कॉइन भी है, उसके ऊपर 10 लिखा हुआ है, मतलब उसको देके मैं 10 रुपए ले सकता हूँ। सर कॉइन्स दो टाइप के होते हैं, एक जिसकी वैल्यू उसके मेटल पर डिसाइडेड होती है और एक जिसकी वैल्यू उस पर लिखी हुई होती है। आइडियली वो जो कॉइन बना है वो जिस मेटल का बना है उसका क्या रेट है मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे पास में जो कॉइन है उसका वैल्यू उसके ऊपर जो प्रिंटेड है उससे गिना जाएगा। जबकि इन स्केरसिटी गुड्स के जो होते हैं जैसे गोल्ड सिल्वर निकल या ये सारी जो गुड्स होते हैं, इनकी वैल्यू उसके ऊपर जो लिखी है उससे वैल्यू डिसाइड नहीं होती है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है उस मेटल का, उससे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। देयरफॉर कॉइन्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स एंड सेकंड इज टोकन कॉइन्स। अब देखते हैं स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स क्या होता है। फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? उसके फेस पे जो लिखा होता है। अब कॉइन का फेस क्या होता है? फेस, उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू लिखी है इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है रियल वैल्यू, लिख देना वहां पे, रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। नोट्स नहीं है ना तेरे पास? ओके। सरनेम भक्ति, कितनों के पास में नहीं है? मतलब ये इको वाली 2 और ओसीएम वाली, ओसीएम वाली 1, ओसीएम वाली सबके पास में है। ठीक। तो फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर रियल वैल्यू। फेस वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड बाय द इशूइंग अथॉरिटी।
These coins are made out of precious metals like gold, silver, etc. Standard coins were used for some days during the British period. ठीक है. Second is token value. अब देखना. Token value are those value, face value, which is higher than their intrinsic value. मतलब उसका जो वैल्यू लिखा है ना, उस वैल्यू से भी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है. मतलब लिखा 2 रुपया होगा, 2 लिखा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू सच में 2 रुपया नहीं, उसकी वैल्यू हो सकता है 2000 हो. तुमने कभी जनरली अगर देखना, एक 1000 रुपीज की सिल्वर नोट आती है, ऐसा एक पत्ता होता है वो सिल्वर का, और उसके ऊपर 1000 लिखा रहता है. उसको देने के लिए सच में 1000 रुपये नहीं देने पड़ते, हो सकता है 400 भी देने पड़े, हो सकता है 2000 भी देना पड़े, डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ सिल्वर. दैट इज टोकन वैल्यू. These coins are made of cheaper metals like aluminum, nickel, etc. These coins are of lower denominations and are generally used for settling smaller transactions. In India, all coins in circular today are token coins. Difficulties in transportation of token coins gave rise to to paper money. अब but of course ना, मैं किसी को इसको अब 2000 रुपये देने हैं. अब सोचो मैं उसको 1-1 रुपये के कलदार दूँ तो 2000 के. बेटा गिनते बैठ, 2 दिन में वेट करता हूँ तेरे पास. और ये ऐसा एक्चुअली हुआ भी है. एप्पल कंपनी, सैमसंग कंपनी, 2013-14 की बात है. एप्पल कंपनी और सैमसंग कंपनी में एक लॉ सूट फाइल हुआ. गूगल पर पढ़ना इसके बारे में. तो सैमसंग कंपनी ने एप्पल कंपनी ने क्लेम किया कि सैमसंग कंपनी ने वो सारी चीजें यूज किया जो आइडियली एप्पल कंपनी ने बनाया है. अब सिंस वो चीज मैंने बनाई है तो वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सिर्फ मैंने ही यूज करनी चाहिए. बट सिंस वो सैमसंग ने यूज किया तो एप्पल ने उस पर सूट फाइल किया, और एप्पल ने बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई सैमसंग पर. क्या हो गया इसको? ऑनलाइन वालों तुमको आवाज आ रही है? इनको तो आवाज आ रही है. ठीक है, जब खुलेगा तब खुलेगा. ए भाई गधा आदमी. कितने तो भी $1 मिलियन की पेनल्टी लगी, जिसको सैमसंग को बट ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करना पड़ा. उसने बहुत ट्राई किया अपने आप को डिफेंड करने का, बट वो डिफेंड नहीं कर पाया. फाइनली सैमसंग कंपनी हैड टू पे $1 मिलियन एज अ फाइन टू द एप्पल कॉर्पोरेशन. एंड उसने जो पेनल्टी पे किया वो 1-1 रुपये में पे किया. रुपये मतलब उनका सेंट्स होता है. तो 1-1 रुपये के कलदार में ट्रक भेजकर उनके पास भेजा. अब यही प्रॉब्लम हुआ करती थी उस टाइम पर भी कि सर कॉइन्स कितने इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. पॉसिबल ही नहीं इजीली ट्रांसपोर्ट करना कॉइन्स को, इसीलिए इट गिव राइज टू पेपर मनी. नेक्स्ट इज पेपर मनी. रीड करना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कल अपन ने बात किया था कि 1 रुपए की नोट और सारे कॉइन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, और इसके अलावा बची हुई जो भी नोट्स है वो आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है. ठीक है, चलो नीचे आ जाओ. बैंक मनी और क्रेडिट मनी. सर बैंक का जो पैसा है वो एक्चुअल पैसा थोड़ी है, वो तो एक फिगर है. सिर्फ आपने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया, 10 सेकंड में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है. पैसा आपके सामने पड़ा है. कल जाके वो पैसा चोरी हो जाए इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके बैंक में से पैसा हम निकाल लेंगे. दैट इज अ क्रेडिट मनी और बैंक मनी. ठीक है, कंटिन्यू. इट इज यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी. इसका मतलब क्या होता है? इट इज यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी. बैंक काम क्या करती है? बैंक काम क्या करती है? हाँ अरे बोलना क्या हुआ?
फिर क्या करती है बैंक का? अरे बैंक का बिजनेस, एनी आइडिया व्हाट डज द बैंक डू? बोल बोल। लोन्स देती है। कहाँ से देती है लोन? परफेक्ट। माधव है, ये बैंक है। माधव ने बहुत पैसा कमाया और बहुत पैसा कमाने के बाद उसको ऐसा लगा कि यार मेरे पास में अब 1 करोड़ रुपए है, तो अब इस 1 करोड़ रुपए का क्या करूं? तो इसके हाथ में जो 1 करोड़ रुपए है ये वो लेकर जाता है बैंक में। बैंक में लेकर जाके वो ये इस पैसे को डिपॉजिट कर देता है। अब बैंक के पास में कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए। और बैंक वाला बोलता है, ओ माधव, जो तू पैसा मेरे पास में रखेगा उसके ऊपर मैं तुझे इंटरेस्ट दूंगी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एफडी का रेट जनरली 5% होता है। एफडी वर्ड सुना है कभी तुमने? फिक्स डिपॉजिट। तुम बैंक में जाके एक एफडी क्रिएट करते हो और उस पर तुमको 5% का इंटरेस्ट मिलता है। सॉर्टेड, क्लियर है? अब बैंक वाला इस चीज पर, इस पैसे पर इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? उसको पैसा कहां से मिल रहा है? उसकी जेब से भरेगा क्या 5%? वो क्या करेगा, अब बैंक वाले के पास में ना एक और कोई आया कस्टमर, चोटी लगानी पड़ेगी ना, तो गौर है नहीं तो एक जैसे दिखेंगे ना। तो गौरी आई, गौरी बोलती है, ओ बैंक, मुझे ना नया बिजनेस चालू करना है। बैंक वाला बोलता है, कौन सा बिजनेस? तो इसने बोला, मुझे अपना खुद का एक बुटीक शुरू करना है। तो बोले ठीक है, आपको कितना रुपया चाहिए? ओ बैंक, मुझे ना आप एक काम करो, सब मिला के 200 करोड़ दे दो। बैंक बोलता है, झापड़ मारूंगा, ऐसे कैसे 200 करोड़ दे दो? जबरदस्ती, नया नया धंधा चालू किया, 200 करोड़ कल को नहीं दिया तो बैंक आप कितना दे सकते हो? तो बैंक क्या बोलता है, गौरी एक बात बताओ, आपके घर में परिवार वाले कितने लोग हैं? बोले 4 लोग। आपके घर में बिजनेस कौन कौन करता है? बोले पप्पा बिजनेस करते हैं। आपके पप्पा का बिजनेस कितना है? बोले पप्पा का बिजनेस इतना है। ठीक है, आप इस पैसे से क्या करोगे? बोला अभी तो बोला, बुड़बक है क्या आदमी, अभी बोला ना तेरे को बुटीक चालू करूंगी मैं। अरे ठीक है, बुटीक चालू करोगे, लेकिन अगर मैं आपको सपोज 1 करोड़ रुपए देता हूं, बैंक के पास में है कितने पैसे? 1 करोड़ के अलावा पैसे है क्या? खुद के जेब से भर के थोड़ी देगा। अभी बैंक के पास में 1 करोड़ रुपए ही है। तो ये बैंक बोलता है कि चलो अगर अज्यूम करो कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, तो आप इस 1 करोड़ रुपए को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे? तो गौरी बोलती है, देखो 1 करोड़ में से मैं तो पहले ना 5,000 की शॉपिंग कर लूंगी। क्या शॉपिंग कर लूंगी? पर्सनल काम के लिए थोड़ी पैसा मिल रहा है तुमको, शॉपिंग कर लूंगी बड़ी। 1 करोड़ को बिजनेस में कैसे यूटिलाइज करोगे? अच्छा ऐसा है, तो ऐसा पूछो ना। आपने बोला 1 करोड़ दे दोगे, मेरे को लगा फ्री में मिल रहा है। बोले ऐसा नहीं, ब्याज पे मिलेगा भाई साहब। तो बोले देखो 20 लाख की मैं जमीन खरीद लूंगी, उस पर 10 लाख का कंस्ट्रक्शन कर लूंगी, तो 30 लाख मेरा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें कोई धंधे का यूज हुआ कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्डिंग बना के तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कल जाके डांस क्लास चला सकते हो यहाँ पे। तो हमने तुमको पैसा डांस क्लास के लिए थोड़ी दिया। उसके बाद में ना मैं 40 लाख रुपए का स्टॉक लेकर आ जाऊंगी, मटेरियल, बुटीक करने के लिए रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा ना। तो कितने हो गए मेरे पैसे? 70 लाख। और 30 लाख रुपए अपने हाथ में रखूंगी फॉर माई वर्किंग कैपिटल। फॉर माई वर्किंग कैपिटल मतलब सैलरीज पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, किसी का कुछ पैसा आया, किसी का कुछ काम आया तो वो रिपेयरिंग करके उसका कुछ खर्चा करना। ऐसा करके मैं 1 करोड़ रुपए अपना इस्तेमाल करूंगी। बैंक वाला बोलेगा चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 1 करोड़ रुपया आप हमें कैसे पे करोगे? बोले सर देखो मैंने सब एस्टिमेट लगा दिया है, मैं ना हर साल के 10 लाख रुपए कमाने वाली हूँ। क्या बात करे? बोले 40 लाख लगा के 10 लाख कमाएंगे? बोले हाँ। स्किल तो मैं 10 लाख रुपए कमाने वाली हूँ, मतलब पूरे इंडिया में 2 ही फेमस रहेंगे, एक मनीष मल्होत्रा, दूसरा गौरी साहू, तीसरा कोई है ही नहीं बीच में। या तो सीधा ऊपर रहो या तो नीचे गौरी साहू के पास आओ, बीच में कोई है ही नहीं। तो मैं साल का 10 लाख रुपए कमाऊंगी और हर साल आपको 10 लाख में से 8 लाख रुपए आपको पे करती रहूंगी। समझ में आया? 2 लाख खुद के लिए भी तो रखने पड़ेंगे, आए तो पूरे बैंक को दे देंगे क्या? ऐसा करके मैं 8 लाख करके, कितने साल लगने वाले मेरे को 8 लाख से 1 करोड़ रुपए पे करने को? हाँ नहीं ना, क्यों डिविजिबल नहीं है? अरे मतलब पॉइंट थोड़ा आगे चले जा, एक आध महीना एक्स्ट्रा ले ले। 5.5 साल कैसे? 12.5 ईयर्स। मैंने पर मंथ बोला, मंथ्स। 1.25 साल में मैं आपका पैसा आपको रिटर्न कर दूंगी ब्याज से। अरे 1 करोड़ रुपए तो प्रिंसिपल था ना, इसके अलावा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा क्या?
तो लगभग 1 करोड़ के ऊपर आपको 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख कुछ तो भी देना पड़ेगा अमाउंट। तुमने बोला 1 करोड़ के ऊपर इतना पैसा देना पड़ेगा, मतलब बैंक ने इसको दिए 1 करोड़ रुपए, जबकि इसने निकाले इस पे से 1 करोड़ 20 लाख रुपए। एग्जाम्पल, 1 करोड़ पे 20 लाख कमाए, मतलब कितना परसेंट कमाया? 1 करोड़ पे 20 लाख कमाया, 20%। मतलब बैंक ने ब्याज लेते टाइम कितना ब्याज लिया? 20%। और बैंक ने ब्याज देते टाइम कितना ब्याज दिया? इसका डिफरेंस कितना? दिस इज कॉल्ड एज स्प्रेड और इनकम ऑफ बैंक। ये 15% पे बैंक धंधा करता है। इट इज नॉट ऑलवेज 15%, डिपेंड करता है। जैसे कार लोन 8% में मिलता है, सॉरी कार लोन 9% पे मिलता है, होम लोन 7% पे मिलता है, एफडी 5% पे मिलता है। तो अलग अलग रेट्स होते हैं, तो अलग अलग उनका प्रॉफिट इंटरेस्ट होता है। बट बैंक जो धंधा करती है वो इस पे धंधा करती है। एक से पैसा लेती है, सॉरी एक से पैसा लेती है, दूसरे को पैसा देती है, इससे ब्याज लेती है, इसको ब्याज देती है। ब्याज लेती है लुटेरो जैसा, देती है भिखारी जैसा। जो बच गया वो मेरा प्रॉफिट है। दिस इज द वर्किंग ऑफ अ बैंक। तो बैंक का पैसा तुमको नहीं लगता इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट मनी ओनली? बैंक इस पैसे का कर क्या रही है? मौज मस्ती कर रही है, मॉलडीव्स घूम के आ रही है इससे? सर बैंक इस पैसे को लोन दे रही है, उधार दे रही है। और इकोनॉमिक्स में या पूरे कमर्शियल टर्म्स में उधार का मतलब क्या होता है? टर्म क्या होता है उधार का? क्रेडिट। देयरफॉर बैंक मनी इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट मनी। इट इज यूज्ड टू क्रिएट क्रेडिट मनी। लॉजिकली समझ में आया? पक्का? चलो। दिस कैन बी विड्रॉवेबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड बाय मीन्स ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट एटसेट्रा। भगवान बचाए, मेरे को चेक नहीं देखा किसी ने। कोई गरीब इंसान, कोई गरीब मानुस यहाँ पे जिसको चेक क्या होता है? सर चेक क्या होता है हमको नहीं मालूम। कैसा होता है चेक? कैसा दिखता है? थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, उसके ऊपर ऐसा नाम लिखो, अंदर अमाउंट इन रुपीज लिखो, फिर एक डब्बा होता है वहाँ पे अमाउंट लिखो, ऊपर डेट लिखो, सिग्नेचर करो। और जनरली तुमने देखा होगा जो भी चेक होता है, सपोज ये चेक है, यहाँ पे नाम वगैरह हो गया, यहाँ पे डेट होती है, यहाँ पे एक और डब्बा होता है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है चेक का। और जनरली जो भी इंसान चेक साइन करता है वो ऐसा एक अकाउंट पेई ऐसा लिखता है। कभी देखा है कि चेक पे? नहीं देखा होगा तो जाके देखना। ये लिखना मैंडेटरी होता है, ये नहीं लिखा तो बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है तुम्हारे चेक के साथ। जाके चेक करना एक बार। या पापा अगर कभी चेक लिख रहे होंगे किसी के लिए तो एक बार सिर्फ देख लेना पापा ने चेक कैसा लिखा। पापा है ना चेक के ऊपर ऐसा एक क्रॉस करेंगे और उस पर लिखेंगे अकाउंट पेई चेक। सर ये क्या होता है अकाउंट पेई चेक? वो 12th में पढ़ेंगे, अभी तो अर्ली स्टेज पे पढ़ने की नीड नहीं है। समझ में आया? चलो। डिमांड ड्राफ्ट। सर डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट अब ये कॉन्सेप्ट एबॉलिश हो चुकी है। डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसा ड्राफ्ट होता था, इसको डीडी बोलते थे। दीदी नहीं, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। आप बैंक में जाओ, बैंक में जाके बैंक वाले को बोलो कि भैया मुझे 2000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। बैंक वाला क्या करता था? आपसे 2000 रुपये ले लेता था, आपको एक कागज का टुकड़ा देता था। अब ये कागज का टुकड़ा सेफ है, कुछ नहीं होता इसको। उस कागज के टुकड़े पे नाम लिखा रहता था, दिस डिमांड ड्राफ्ट इज मेड ऑन पलक केशानी। तो मतलब कल जाके अगर ये गिर भी जावे तो कोई लोड नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ पैसा ले सकती है पलक ही। बाद में मैं ये पलक को कुरियर कर देता था। पलक ये कागज का टुकड़ा लेती थी, अपने बैंक के पास जाती थी, अपने बैंक वाले को देती थी, उसका बैंक वाला इस बैंक वाले से पैसा लेके इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। समझ में आया? सर कुछ नहीं समझा। अच्छा एक बात बताओ, चेक से पैसा ट्रांसफर कैसे होता है? चेक तो चेक है, पैसा ट्रांसफर कैसे हो गया चेक से? अब इमेजिन करो, रुद्रेश ने मुझे एक चेक दिया 1 लाख रुपए का। तेरा बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मेरा कोई सेंट्रल बैंक में खाता ही नहीं है, मेरे 2 ही बैंक में खाते हैं, एक इंडसइंड बैंक और एक कोटक महिंद्रा बैंक। तो क्या मैं इससे चेक नहीं ले सकता क्या? अब क्या होगा सुनो। तो मुझे एक चेक मिला, ये चेक है, ये चेक 1 लाख रुपए का चेक है, ठीक है। ये 1 लाख रुपए का चेक मुझे दिया रुद्रेश ने ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। इस चेक को मैं क्या करूंगा? इस चेक को मैं लेकर जाऊंगा मेरे वाले बैंक में, इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक में जाके बोलूंगा, ओ इंडसइंड बैंक ये लो, इस चेक के बदले में मुझे पैसा ला कर दो। इंडसइंड बैंक मुझसे ये चेक ले लेगा। इंडसइंड बैंक इस चेक को लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास जाने के बाद में बोलेगा, ओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखो, आप ही के एक कस्टमर ने हमारे कस्टमर को एक चेक दिया है,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चेक करेगा कि हाँ रुद्रेश बोल के 1 मिनट में सिस्टम में एंटर कर लेता हूँ। रुद्रेश, हाँ बराबर। अकाउंट कितने का है ये? 1 लाख रुपए का है। इसके अकाउंट में पैसा है क्या? इसके अकाउंट में 1,04,000 रुपए। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस चेक को लेगा, स्टैंप मारेगा और रुद्रेश के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल कर किसको देगा? कौन आके खड़ा है अभी सेंट्रल बैंक पे? मैं, इंडसइंड बैंक वाला। ये इंडसइंड बैंक वाले को दे देगा पैसा। इंडसइंड बैंक वाला, अब ये चेक तो खत्म हो गया, चेक अबॉलिश हो गया, अब चेक की कोई कीमत नहीं बची, चेक वेस्ट हो गया, चेक फाड़ देगा वो। अब मेरे हाथ में क्या बचा है? पैसा। ये पैसा मैं लेकर आऊंगा, इंडसइंड बैंक के बाद इंडसइंड बैंक लेकर आएगा और मेरे अकाउंट में डाल देगा और मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विथ ₹1,00,000। समझ में आया? अब एक बात समझो, ये क्या सर मतलब पर्सनल बैंक है क्या इंडसइंड बैंक? तो मेरे जैसे हजारों लोग के लिए तो उसको जाना पड़ेगा। कोई इसका देगा, कोई कोटक का देगा, कोई एसबीआई का देगा, कोई किसका देगा, कोई किसका देगा। तो बट ऑफ कोर्स इस प्रोसीजर को टाइम लगने वाली है कि बस अब भी आपने चेक दिया, हाँ चलो मैं अभी काम धंधे छोड़ के आपका पैसा लेकर आता हूँ। मेरे बापू का बैंक है क्या वो? टाइम लगेगा ना। इसीलिए तुमने हमेशा देखना चेक क्लियर होने को 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। वो 2 से 3 दिन ये प्रोसेस चलती है वहां पे। समझ में आया? अब प्रॉब्लम क्या है पता तुमको चेक के साथ? अगर तुमने चेक के ऊपर वो अकाउंट पे ही नहीं लिखा होता ना, अगर उस चेक के ऊपर तुमने अकाउंट पे ही नहीं लिखा होता और गलती से रुद्रेश ने मुझे चेक देते टाइम मेरा नाम उस पर नहीं लिखा और वो चेक मेरी जेब से गिर गया और वो चेक हाथ पे लग गया भूमि के, भूमि ना, और वो चेक हाथ पे लग गया भूमि के। भूमि ने देखा कोई देख तो नहीं रहा है, ना इधर कोई है ना इधर कोई है, उठाया, चेक खोल के देखा, बोले नाम नहीं है इस पे कुछ भी। भूमि ने क्या किया? पेन निकाला, भूमि संघवी, मेरा चेक है, नाम किसका है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका नाम उसका चेक, जिसका चेक उसका पैसा। अब भूमि लेकर जाएगी अपने बैंक में, एसबीआई में, एसबीआई को बोलेगी ले बेटा 1 लाख ला के दे मेरे को। एसबीआई को थोड़ी पता है वो चेक इसने किसके नाम पर दिया था। एसबीआई देखेगा नाम भूमि का है, एसबीआई बोलेगा भाई पैसा भी भूमि का है। एसबीआई जाएगा उसके पास में, सेंट्रल बैंक के पास में, पैसा निकाल कर लेकर आ जाएगा पिट्टूस। मैं बैठा ही यहाँ पे गधे जैसा, मैं रुद्रेश यार तेरे पैसे नहीं आए 1 लाख के? बोले सर आपको चेक दिया आपने डाला नहीं क्या? मैं बोला वो चेक गिर गया मेरे से गलती से। क्या बात कर रहे, मेरे अकाउंट से तो डेबिट हो गए 1 लाख रुपए। मैं क्या बात कर रहा, किसने किया? बोले मेरे को क्या मालूम, मेरे लगा आपने किया होगा। बोले नहीं मैंने नहीं किया। मतलब बैठे रहो, मेरा हो गया काम खत्म, अब आप ढूंढते बैठो कौन है भूमि संघवी, उसको पकड़ो, उससे 1 लाख रुपए ले लो, मैं क्या करूं उसके लिए। ये गलती ना होवे इसी के लिए लोग अकाउंट पे ही चेक देते हैं कि नाम लिख दो और अकाउंट पे। अकाउंट पे का मतलब ये होता है रुद्रेश ने मेरा नाम लिख दिया राहुल गांधी, या अगर चेक दिया होगा इन द नेम ऑफ आरजी क्लासेस और उसके ऊपर लिख दिया अकाउंट पे चेक, करेक्ट, 10 मिनट उस पर लिख दिया उसने अकाउंट पे चेक। अब सेम कंडीशन, चेक चलते 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 गिर गया। फिर उस रास्ते से जाने वाली एक ही औरत थी, भूमि। भूमि ने फिर देखा, भूमि ने फिर वो चेक उठाया, चेक उठा के पढ़ा, अरे यार ये तो अकाउंट पे ही चेक है, फाड़ के फेंक दो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर ये चाहकर भी इस चेक को लेकर गई एसबीआई के पास, एसबीआई को बोला ओ एसबीआई सुनना, कोई लंच ब्रेक के बाद नहीं आ रही, मैं अभी होना मेरे को, ये चेक है इससे 1 लाख रुपए लेकर आ। एसबीआई वाला देखेगा, हाउली इसके ऊपर क्या नाम लिखा है? राहुल गांधी नाम लिखा, तेरे को थोड़ी मिलने वाला, दिस इज एन अकाउंट पे चेक। तो सर ऐसा चेक जिसको कोई भी जाके क्लेम कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेरर चेक। क्या बोलते हैं? बेरर चेक। और ऐसा चेक जो जिसका अकाउंट का नाम लिखा है वही अपने अकाउंट में ले सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट पे चेक। तो यही प्रॉब्लम था कि जो डिमांड ड्राफ्ट था इट वाज एन अकाउंट पे, बट प्रॉब्लम यह था कि इसकी प्रोसीजर बहुत लंबी थी, तो लोगों ने इसको एबॉलिश करके चेक यूज करना शुरू कर दिया। तो एज ऑफ नाउ डिमांड ड्राफ्ट कुछ कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स में होते हैं, अदरवाइज अब तुम डिमांड ड्राफ्ट का नाम नहीं सुनोगे। आजकल तो क्या है, गूगल पे कर लो, सबसे सिंपल काम हो गया। समझ में आया? अब होता क्या है कि इसमें एक वर्ड आ गया क्रेडिट कार्ड, या सॉरी डिमांड ड्राफ्ट या चेक, बट वो वर्ड को अगर स्किप करके चले गया तो तुम मतलब पढ़े क्या फिर? वो उसको पढ़ने में टाइम ही कितना लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, बट उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। सिंस यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास में कितनी चीजें कॉमर्स रिलेटेड है।
तुम भले इंजीनियरिंग कर लेते, बट इंजीनियर बनने के बाद तुमको समझ में आता कि अच्छा इंजीनियरिंग वर्क कैसे करता है। तुम अगर मैकेनिकल इंजीनियर बनते तो तुमको समझता अच्छा इसका ऐसा चेंज होता है, इसका वायर यहाँ पे होता है। बट कॉमर्स स्टूडेंट जो होता है, कॉमर्स स्टूडेंट, वो फर्स्ट डे से उसको समझ में आता है कि हमारे आसपास में क्या चीजें चल रही है। जैसे बहुत सिंपल है, अगर कोई चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो उसका प्राइस क्या होता है? सोचो ना, धोनी ने जडेजा ने जिस बैट से आखिरी के मैच जिताया, आखिरी 2 बॉल में, उस पर अपना सिग्नेचर ऑटोग्राफ दिया और उस बैट को ऑक्शन पे रख दिया और बोला 1 लाख की मिनिमम कीमत है। अब तुम सब लोग क्रिकेट लवर्स हो, मैं बोलता हूं जड्डू लवर्स हो। अब हर इंसान को ये बैट चाहिए, बट बैट कितनी है हमारे पास? ये 1 लाख देने को तैयार है, ये पीछे से चिल्लाती 1,10,000 देने को तैयार हूं, वो पीछे से चिल्लाता मैं 1.5 लाख देने को तैयार हूं, ये चिल्लाएगा मैं 2 लाख देने को तैयार हूं, आखिरी में लखोटिया जी ने चिल्लाया मैं 5 लाख दूंगी, बड़बड़ बंद करो, तुम्हारे 5 लाख से अलावा कोई पैसा देने को रेडी नहीं है। अब एक बात बताओ, जब डिमांड बहुत ज्यादा थी तुम सबकी, जब डिमांड बहुत ज्यादा थी तुम सबकी और सप्लाई बहुत कम था, प्राइस क्या हो गई? इसका उल्टा कर देता हूं, जब डिमांड कुछ नहीं और सप्लाई भर भर के, पूरे इंडिया, पूरे अमरावती में 5 फैक्ट्रीज है जो लुंगी बनाती है, डिमांड करने वाले कितने लोग हैं? तो आखिर में उनको क्या करना पड़ता है? डिस्काउंट पे बेचना पड़ता है, लेकर जाओ भाई 50% ऑफ में लेकर जाओ, बट लेकर जाओ, तुम डिमांड ही नहीं कर रहे सालो, सप्लाई पड़ा हुआ है मेरे पास में। दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, और इसके बेसिस पे तुम शेयर मार्केट में एंटर कर जाओ, यही तो लॉजिक होता है। मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना प्रेफर करोगे या सेकंड डे लास्ट शो देखना प्रेफर करोगे? फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लेकिन फिर प्राइसेस ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो सर कोई भी कैलकुलेशन करते रहे आपको समझना पड़ेगा सर इसमें डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, फालतू के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, उल्टा आप प्राइस तोड़कर ले सकते हो, नेगोशिएट करके ले सकते हो, क्योंकि आप बार्गेनिंग पावर में खड़े होते हो। क्योंकि आपको पता है अगर आपने नहीं लिया तो उसका माल बिकने नहीं वाला है, तो आप जबरदस्ती के उसके सामने टेंट्रम्स दिखाते हो, मैं इतने में नहीं कम करता तो बता ना, तो जा मैं जा रही हूँ। समझ में आया? चलो नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी। हाँ खुशी? हाँ ओके हाँ, पहले प्लास्टिक मनी यूज हो रहा था, लेकिन फिर उतना ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दिया कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज करते हैं। लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। तुमको पता है इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है? ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स, that is mobile phones, tablets, smart cards, computers etc. It is backed by central bank, but of course central bank इसको allow करता है। Electronic money is used for purchases and transactions globally. Digital wallets are also form of stored electronic money. Can you give me any example of electronic wallet? वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, वॉलेट का मतलब है जिसमें पैसा स्टोर रखते हो। पेटीएम, पेटीएम समझ में आया? क्लियर? ऐश्वर्या और कोई? एक तो पेटीएम था, और एयरटेल मनी, फोन पे इज नॉट वॉलेट। फोन पे में पैसा कहाँ रहता है? फोन पे में पैसा रहता है, वो तो तुम्हारे बैंक में पैसा रहता है ना, तो बैंक से खींच के तुमको पेमेंट करवाएगा ना वो। पेटीएम में बैंक में पैसा रहना जरूरी नहीं है, पेटीएम वॉलेट में पैसा रहना जरूरी है। अगर बैंक में पैसा नहीं भी है लेकिन पेटीएम वॉलेट में पैसा, मेरे को बताओ फास्टैग। एक मिनट, बाप रे टेंशन ही आता बोलने के पहले। फास्टैग क्या है? मम्मी कसम खा के बोलना, नहीं मालूम होगा तो हाथ ऊपर करना कि नहीं मालूम फास्टैग। नहीं मालूम तो नहीं मालूम, पक्का नहीं मालूम। आइडियली हम टोल्स पर जाते थे, अरे आइडियली हम टोल्स पर जाते थे, टोल टैक्स पे करते थे, कैश में पे करते थे। गवर्नमेंट ने बोला साले टोल टैक्स वाले बहुत चोट्टे लोग हैं, तुम कैश में पे करते हो, ये बताते नहीं उनको टोल कितना मिला, तो गवर्नमेंट ने बोला आप बैंक से पेमेंट करो। अब जब बोला बैंक से पेमेंट करो तो माधव बोलता मेरे पास में तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, मैं कहाँ से पेमेंट करूँ, और अगर मैं बैंक अकाउंट नहीं है मेरे पास तो क्या मैं यहाँ से नागपुर नहीं जा सकता? तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, एक कार्ड बना लो और पैसा उस कार्ड में स्टोर करके रखो। सर बैंक में पैसा नहीं है, बहरे हो क्या? बैंक वाला बोलता है बहरे नहीं है, तू आधी अक्कल वाला है क्या? तेरे पास में बैंक नहीं है, तेरे पास में बैंक अकाउंट नहीं है,
मैं ऐसे फास्टैग के सेंटर्स बना देता हूं जहां पर तुम जाओ, उसको कैश दो, वो आपके बैंक में पैसा नहीं डालेगा, आपके कार्ड में पैसा डालेगा। कौन सा कार्ड? फास्टैग कार्ड। जैसे पेंटालून्स का एक कार्ड होता है, मेट्रो का एक कार्ड होता है, तो हर एक का एक कार्ड होता है ना, वैसा ही फास्टैग का एक कार्ड रख लेंगे। बोले ठीक है सर, ये तो अच्छी बात हो गई। तो अब अगली बार हम क्या करेंगे, हम अगली बार टोल पर जाएंगे, टोल टैक्स पर, टोल नाके पर, वो ऐसा ऐसा जो होता है, और ऐसा कार्ड दिखाएंगे। क्या पुलिस का बैच है क्या जो ऐसा दिखा रहे हो? तो एक काम करो, अपने गाड़ी के कांच के सामने चिपका दो, एक कैमरा लगा है, वो जैसी गाड़ी तुम्हारे सामने जाएगी, कैमरा इसको कार्ड को कैप्चर कर लेगा और तुम्हारे अकाउंट से पैसा चला जाएगा। कौन से अकाउंट से पैसा जाएगा? कार्ड के अकाउंट से, ना कि तुम्हारे बैंक अकाउंट से। तो वो जो फास्टैग है, इट इज ऑल्सो डिजिटल वॉलेट। वो आपका वॉलेट ही हुआ ना एक, बट वो वॉलेट में एक्चुअल फिजिकल पैसा पड़ा है क्या? ऐसा कार्ड ऐसा स्कैन करते हो तो 500 किलो से उड़ के जाती है क्या वहां से? डिजिटल पैसा जाता है, देयरफॉर इट इज अ डिजिटल वॉलेट। एयरटेल का एक डिजिटल वॉलेट आता है, पेटीएम एक डिजिटल वॉलेट है। समझ में आया? क्लियर? चलो अब देखो, जीवन का दूसरा टाइम पास ये करवाएंगे हमसे, बोलते मनी की क्वालिटीज बताओ, पैसों की क्वालिटी बताओ। सर मस्त क्वालिटी है। अबे ओ, क्या गांजा बेच रहा है क्या? मस्त क्या क्वालिटी होती है बे? क्वालिटीज मतलब फीचर्स ऑफ मनी। पहला, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सर पैसा जहां पर चलता हो, जैसे इंडियन रुपीज इंडिया में चलता है, दुबई में जाके इंडियन रुपीज दे दोगे तो भी शायद एक बार का जन जाएगा, सिंगापुर में जाके दो इंडियन रुपीज। और बोलता तुम्हारे बापूजी हमारे क्या काम के, हमको हमारी कंट्री की करेंसी चाहिए। बट इंडिया में ऐसा कोई बोलता है क्या कि राजकमल वाले बोलते हैं हम यहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं लेते, हमारे यहाँ पे सिंगापुर डॉलर ही लिया जाएगा, ऐसा बोलता है? या तुम अगर मध्य एमपी में चले गए, मध्य प्रदेश में जाके बोलते हैं ये वाली 2000 की नोट नहीं चलती, और कोई कलर की होंगी तो बताओ। एक कलर ऑप्शन थोड़ी है मेरे पास में नोट्स के, ये क्या बात हुई, कलर बताओ। तो जनरली एक्सेप्टेबल है सर, पूरे इंडिया में पूरा पैसा कहीं पर भी जनरली एक्सेप्टेबल होगा। यही तो उसका मजा है कि आप पैसा लेकर जाओ, कश्मीर में भी चलेगा, चेन्नई में भी चलेगा, वहां पे ईस्ट में भी, आसाम में भी चलेगा, तो मुंबई में भी चलेगा। इट इज जनरली एक्सेप्टेबल ओवर दी ऑल एरियाज। समझ में आया? सेकेंड, डिविजिबिलिटी। सर बार्टर सिस्टम का यही तो प्रॉब्लम था कि आप डिविजिबल नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए तो ये प्रॉब्लम को मनी ने सॉल्व किया। आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर पेमेंट करना है 13 रुपए का, क्या मैं पेमेंट कर सकता हूँ 13 रुपए का? कैश में बात कर रहा हूँ, मेरे को क्या बात करो, 13 रुपए कैसे पेमेंट करूं? सर 10 रुपए का कॉइन नोट दे दो, 1-1 रुपए के 3 कॉइन दे दो, इजीली डिविजिबल। अच्छा चलो मेरे को 3 रुपए किसी को, 4 रुपए किसको देना है, दे सकता हूं, 12 रुपए दे सकता हूं, 1,01,111 रुपए दे सकता हूं। सर आप कुछ भी दे सकते हो जब तक आंसर पॉइंट में ना आवे। अभी 1,200.5 रुपए देना है, अब कहां से दूं मैं? कल अपन ने बात किया था स्लाइसिंग डाउन मेथड की। अब देखो, आई डोंट नो तुमको कितना दिखने वाला है। कल पेमेंट किया डोमिनोज का, अमाउंट कितना? अभी क्या 0.90 क्या मैंने डाला क्या उसके अंदर? मैंने तो वो स्कैन किया, जो आदमी आया था ब्लू कलर के इसमें रेड कॉलर वाला, उसने ऐसा क्यूआर कोड दिया, मैंने ऐसा स्कैन किया, उसने खुद से अमाउंट खींच लिया मेरे अंदर 680.90। मेरे बैंक से कटा भी 680.90, पट्टे को 680 रुपीज ही गया, लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया। बोले नहीं आया होगा, आगे आगे सर बोले आ गए, हाँ टुंग बज गया, हाँ आ गए। मतलब कितने आए? बोले 680 आए। मतलब 680 आए या 680.90 आए? जाओ ना, बोले ऐसा करके चला गया साला। मतलब पागल आदमी, मतलब इधर तू रुक, अबे मजाक थोड़ी कर रहा तेरे साथ में मैं। तो उसने देखा तो बोले 680 का मैसेज आया, मतलब मोबाइल देते रहे 1 मिनट, कुछ नहीं, गैलरी में नहीं जाऊंगा, तू दे इधर दे, बोला टाइम पास। उसके अकाउंट में मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 680 रुपीज। 0.90 का गया, उड़ गया। मेरे इसमें से तो देखने 0.90 गया ना, दिस 0.90 डेबिट हुआ ना, तो अगर मेरे इसमें से डेबिट हुआ तो उसको पहुंचना चाहिए था ना, नहीं पहुंचा। आप कंप्लेंट कर सकते हो आरबीआई को 3 दिन के अंदर। कौन करेगा 90 पैसे के लिए कंप्लेंट? कितने चिल्लर आदमी दिखेंगे अपन फोन करके बोलेंगे आरबीआई मेरे 90 पैसे नहीं आए। आरबीआई बोलेगा मैं खुद तेरे अकाउंट में 1.5 रुपए ट्रांसफर करता हूं, बट चुपचाप। बस यही प्रॉब्लम होता है।
हम इंडियन कंज्यूमर ऐसा छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा कंप्लेंट नहीं करते, ये सोचकर कि अरे क्या मतलब है, और यही चीजें फ्रॉड्स में कन्वर्ट होती है। अब जब ये बड़ा स्कैम निकल के बाहर आता तब मालूम पड़ता ओ हो, ये जो 2000 करोड़ का स्कैम हुआ उसमें 90 पैसे तो मेरे भी थे, मतलब आई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्कैम। समझ में आया क्या लॉजिक? चलो, तो डिविजिबिलिटी। थर्ड इज ड्यूरेबिलिटी। ऐसा कोई बोलता है क्या कि नहीं इस नोट को जल्दी जल्दी यूज करो, अभी के अभी आया बाद में सड़ जाएगी? सब्जी है क्या, भाजी पाला है, तुम्हारा सड़ जाएगा? सर गुल्लक में डाल के रखो, 4 साल बाद निकालो तो भी चलेगा, बशर्ते वो नोट तब तक चल रही हो। आज किसी ने गुल्लक फोड़ा और पीछे उसने बेचारे के इतने सारी नोट लिख ली पुरानी 500 की, कितना रोएगा वो? आइडियली नोट खराब हुई क्या? नोट जब तक तुम खुद से ना खराब करो, उस पे लिखो सोनम गुप्ता बेवफा है, तुम मस्ती करके उसको फाड़ फूड़ करके करो। जेब में नोट डाली थी, धोने गई, वॉशिंग मशीन से आई, सूख गई, बाद में निकली, ओहो 20 रुपए की नोट निकली, तब खराब होगी वो। इसके अलावा वो खराब नहीं होने वाली है नोट कोई। इट इज हाईली ड्यूरेबल इन नेचर। फोर्थ इज कॉग्निजिबिलिटी। कॉग्निजिबिलिटी का मतलब होता है हर नोट दूसरे डिनोमिनेशन से अलग होती है। जैसे ब्लू कलर की नोट कौन सी है? 500 की, ओए सालो 50 की। पिंक कलर की नोट कौन सी है? साला 500 की नोट का कलर क्या बोलूंगा मैं? हाँ, ये लड़के तुम कलर की बातें मत करो, हम साले सब कलर ब्लाइंडेड होते हैं, ये इनके कलर्स होते हैं ये सब। ऑलिव, समझ गए ना तुम? येलोइश ऑरेंज कलर की नोट कौन सी होती है? ये ऐसे वाली मस्टर्ड कलर टाइप्स। हर डिनोमिनेशन की नोट दूसरे डिनोमिनेशन से अलग होती है, प्लस हर डिनोमिनेशन का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है और उसके ऊपर एक साइन होता है, स्क्वायर, ट्रायंगल, देखना। समझ में आया क्या? तो एवरी नोट इज कॉग्निजिबल, मतलब डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। फिफ्थ इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है इजी टू कैरी। क्या नोट कैरी करना इजी है या पत्थर कैरी करना जेब में इजी है? सोचो ना, अगर 200 रुपए का एक पत्थर होता, मतलब एक पत्थर जिसका वैल्यू 200 रुपए, और मेरे को 2000 रुपए लेकर जाना है, 4 बेल्ट पहनने पड़ेंगे हाथ तक। 2000 रुपए लेकर जाऊंगा मैं, कैसे लेकर जाऊं सर? लेकिन अभी 2000 रुपए लेकर जाना है तो इट इज वेरी इजी टू कैरी सर, इट इज हाईली पोर्टेबल इन नेचर। पोर्टेबल का मतलब है इजी टू कैरी। होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब है सारी 2000 की नोट सेम दिखेगी या सबकी अलग अलग दिखेगी? ऐश्वर्या बोलती है तेरी वाली 2000 की बता, मेरी वाली तो ऐसी है, तेरी वाली कैसी है? ऐसा होता है कि सबकी 2000 की नोट सेम होती है? ओहो तेरे इस पे गांधी जी का फोटो है, मेरे इस पे राहुल गांधी का फोटो है, मेरे इस पे सोनिया गांधी का फोटो है, ऐसा होता है किसी का? सर एवरी नोट इन सिमिलर इन नेचर। सब नोट्स जो है वो एक जैसी दिखेंगी। एवरी नोट इज होमोजीनियस, मतलब एवरी नोट इज, एवरी काइंड ऑफ नोट इज सिमिलर इन नेचर। 500 और 2000 में फर्क रहेगा, बट 2000 में फर्क नहीं रहेगा। सेवेंथ इज स्टेबिलिटी। सर उसका वैल्यू स्टेबल है। सर गोल्ड का वैल्यू स्टेबल है क्या? कल जो गोल्ड का वैल्यू था आज भी वही वैल्यू है क्या? शेयर का वैल्यू सेम होता है क्या? शेयर का वैल्यू 2 मिनट पहले कुछ और था तो 2 मिनट बाद कुछ और हो जाएगा। 500 के नोट का वैल्यू? सर नहीं, सर 9:15 बजे तक आप 500 रुपए दे दो, वरना इस 500 का वैल्यू अब 150 हो जाएगा। बावलट है क्या? ऐसा थोड़ी होता रहता। सर उसका वैल्यू हाईली स्टेबल है, इसलिए तो हम करेंसीज यूज कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी पढ़ के दो, और यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। ये पढ़ लो, ओसीएम चालू करेंगे 5 मिनट बाद, ठीक है?